आगे हमने हेडिंग डाल ली थी, है ना। आगे हम हेडिंग डाल चुके थे भाई, फास्फोरिलीकरण हम चल ही रहे हैं, उसके ऊपर बात कर ही रहे हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, लाइव नहीं आ रहे हैं क्लास में, उनको मैं क्लास में भी नहीं बिठाऊंगा, है ना, क्योंकि इनको ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया है। चलो तो बात करते हैं अपन, फास्फोरिलीकरण के बारे में बात कर रहे थे। फास्फोरिलीकरण का मतलब ये है कि एटीपी का फॉर्मेशन करना। एटीपी को कैसे बनाते हैं ये हम इसमें जानेंगे, है ना। और किस प्रकार से होता है, तो बिल्कुल चक्रीय फास्फोरिलीकरण आपने हेडिंग डाल ली थी भाई, ठीक है ना। चक्रीय फास्फोरिलीकरण बता दीजिए, हेडिंग डाल चुके हो चक्रीय फास्फोरिलीकरण, हेडिंग डाल लेना भाई सबने कल, चक्रीय फास्फोरिलीकरण। ठीक है, चलो चक्रीय फास्फोरिलीकरण की आप हेडिंग डाल चुके हो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखो भाई, चक्रीय फास्फोरिलीकरण को समझने के लिए आपको इतना सा समझ लीजिए कि आप जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट है उसकी क्रियाविधि को समझ चुके हो। जैसे प्रकाश तंत्र फर्स्ट काम करता है वही चक्रीय फास्फोरिलीकरण है। ज्यादा कुछ भी नहीं ध्यान रखना आपको, प्रकाश तंत्र फर्स्ट था, उसी के हमको दोबारा से पढ़ना है, सोच लो, है ना। किस प्रकार से यहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में ये है कि इसको एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि यह है हमारी एनर्जी, ये हमारी एनर्जी लेवल है ना। देखना अब यहाँ से बढ़ता हुआ, ध्यान देना इधर से, ये एनर्जी का लेवल हो गया, है ना। और ये पे यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारा थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, यहाँ पर ये हमारा अणु है। कौन सा अणु है, पर्णहरित अणु है, ये हमारा पर्णहरित अणु है भाई, ठीक है। अब शुरुआत ऐसे ही होती है जैसे कल हम देखते हैं, ये हमारा पर्णहरित अणु है। इस पर्णहरित अणु, यही हमारा क्या है, अभिक्रिया केंद्र है भाई, यही हमारा अभिक्रिया केंद्र है, इसको बोलते हैं P700, ठीक है। ये P700 अभिक्रिया केंद्र है, और अभिक्रिया केंद्र के ऊपर क्या गिर रहे हैं, फोटोन। अब इस अभिक्रिया केंद्र के ऊपर फोटोन गिरते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है। इसने यहां से 2 इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसके द्वारा ग्रहण कर लिया गया, एफ किसके द्वारा ग्रहण किया गया, FeS के द्वारा, है ना। आयरन सल्फर प्रोटीन के द्वारा इनको क्या कर लिया गया, ग्रहण कर लिया गया, ठीक है। बात तो समझना, इलेक्ट्रॉनों को किसके द्वारा ग्रहण कर लिया गया, 2 इलेक्ट्रॉनों को आयरन सल्फर प्रोटीन के द्वारा यहाँ पर ग्रहण कर लिया गया। फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह और हुआ, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया किसके द्वारा, फेरिडॉक्सिन के द्वारा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से चले, फेरिडॉक्सिन के पास आ गए, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन चले किसके पास आ गए, साइटोक्रोम B6 के पास, साइटोक्रोम B6 से फिर इलेक्ट्रॉन चले, है ना, याद रखना, साइटोक्रोम B6 के बाद फिर इलेक्ट्रॉन चले, साइटोक्रोम F के पास पहुंच गए, किसके पास पहुंच गए, साइटोक्रोम F के पास, ठीक है ना बेटा, साइटोक्रोम F के पास पहुंच गए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से किसके पास पहुंचेंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास, ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंच गए, फिर वापस प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन P700 में आ गए। आप देखो बेटा, एक चक्र चल रहा है यहाँ पे, ये क्या चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है। अब इस ग्राफ को आप देखना, ये है एनर्जी, ऊर्जा। आप देखिए बेटा, मैं आपको एक बॉल का स्ट्रक्चर देता हूं, एक टेनिस बॉल के बारे में मैं बात करता हूं। जो टेनिस बॉल होती है, उस टेनिस बॉल में क्या होता है, टेनिस बॉल को हम फेंकते हैं, पहला बाउंस होता है, दूसरा होता है, फिर कम होता है, तीसरा होता है। ऐसा क्यों, हमने उसमें एनर्जी लगाई, है ना। एनर्जी लगाने से क्या हुआ, उस बॉल में ऊर्जा संचित हो गई। पहले वो चुपचाप थी, स्थितिज ऊर्जा, हमने उसको गतिज ऊर्जा दी। अब क्या उसमें गतिज ऊर्जा हमेशा रहेगी, नहीं। गतिज ऊर्जा, देखो बॉल का पहला बाउंस ज्यादा हुआ, देखना पहला बाउंस बहुत ज्यादा,
दूसरा बाउंस कम, तीसरा कम, चौथा कम, ऐसे करते करते उस बॉल की ऊर्जा खत्म। और यहाँ पर ये बॉल क्या है, अरे ये बॉल हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये चला एपीएस के पास, इसने ऊर्जा ग्रहण किया, थोड़ी ऊर्जा यहाँ पे लगी, थोड़ी ऊर्जा यहाँ लगी, थोड़ी ऊर्जा। अब यहाँ पर हमारे पास आता है ये क्या, साइटोक्रोम B6, है ना, यहाँ पे आता है साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी सारी की सारी ऊर्जा को एडीपी से, यानी एक फास्फोरस के इस्तेमाल, फास्फोरस का है कोशिका धर्म में, है ना, इनको इस्तेमाल करके यहाँ पर एटीपी का निर्माण कर लेता है। याद रखना, एटीपी के निर्माण के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अर्थात फास्फोरस, ये एडीपी प्लस होता है बेटा, वैसे क्या होता है एडीपी प्लस, लेकिन यहाँ लिखते नहीं है इनको। एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफास्फेट, एडीपी का मतलब होता है एडी, देखो दो तीन होते हैं बेटा, ध्यान देना, एक तो होता है एएमपी, एक होता है एडीपी, एक होता है एटीपी। एएमपी का मतलब होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कुल मिलाकर के यहाँ पर फर्क यह है कि जो हमारा एएमपी है उसमें एक फास्फेट है, इसमें दो फास्फेट है, इसमें तीन फॉस्फेट है। तो इस प्रकार से ज्यादा ऊर्जा वाला ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा। इसका नाम लिखना आपको कॉपी में, एएमपी, एटीपी और एटीपी, इसकी फुल फॉर्म तो आती रहेगी आपकी आगे भी। तो इस प्रकार से बेटा यहाँ पर एक एटीपी बन जाता है। बस यही तो हमको पढ़ना है, इसमें ज्यादा क्या लिखना है। इसमें चक्रीय फास्फोरिलीकरण में क्या लिखना है, क्या आपको क्या रखना है कि ये कहाँ संपन्न होता है, पीएस फर्स्ट। पहली लाइन ये लिख देंगे कि ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट में संपन्न होता है, ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट में संपन्न होता है। इसमें जो पी700 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों, ग्राहियों के नाम याद रखने, एफईएस से निकला, डबल एफ हो गया, डबल एफ डबल सी, है ना, और फिर पीसी। आयरन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, एफईएस ने ग्रहण कर लिया, आयरन सल्फर प्रोटीन ने, इसको एएफएस भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए इसलिए बोला कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए ए एक्सेप्टर, है ना, एक्सेप्टर होता है इसका मतलब, प्राइमरी एक्सेप्टर। ए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, फिर फेरिडोक्सिन ग्रहण करता है, फिर साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम एफ। ये कई सारे वर्णक है, कई सारे क्या है, ग्राही है, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते करते दे देते हैं प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन क्या हो जाता है, अपचयित, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वापस पी700 को देता है। तो चक्र चलता रहता है। इसीलिए प्रकार चक्रीय फास्फोरिलीकरण में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वापस अपने घर पे आ जाता है, अर्थात सुबह का भूला वापस शाम को कहाँ आ जाता है, घर पे आ जाता है। यही है हमारा चक्रीय फास्फोरिलीकरण, यही क्या है हमारा चक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो इस ये डायग्राम को तो आपके सामने बना हुआ है। अब आप चक्रीय फास्फोरिलीकरण हेडिंग डाल रखिए, नहीं डाल रखिए तो डालिए और लिखिए मेरे साथ में, ठीक है ना। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको इस प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। चलो लिखिए पहली लाइन, चक्रीय फास्फोरिलीकरण में लिखना है इसमें, मैं थोड़ा पास आके बोल देता हूँ। चक्रीय फास्फोरिलीकरण में, चक्रीय फास्फोरिलीकरण में, चक्रीय फास्फोरिलीकरण में केवल केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट, चाहो तो लिख लो पीएस फर्स्ट। चक्रीय फास्फोरिलीकरण में पीएस फर्स्ट, प्रकाश तंत्र फर्स्ट भाग लेता है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट भाग लेता है। चक्रीय फास्फोरिलीकरण में प्रकाश तंत्र फर्स्ट भाग लेता है। ये थोड़ा लिखा है पूरा। चक्रीय फास्फोरिलीकरण हो गया, कहाँ हुआ, अच्छा थोड़ा सा लिखा था। उसके बाद वो लिखा था कि इलेक्ट्रॉन पी700 800 कुछ बोल दीजिए, चक्रीय थोड़ी। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया समझ गया, वो लिख लेना ना आपने वहां से,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और एटीपी का निर्माण नहीं लिखा, केवल ये यहाँ से लिखना है, समझ गया मैं, ठीक। हाँ ये तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, ठीक है। इसके उसके बाद लिखे कल, ये ऐसा मैंने आपको बनवाया था डायग्राम दूसरा वाला, है ना? तो उसमें उसके बाद लिखना आगे, उसके बाद एक लाइन लिखना आगे, जो आपने चार्ट बनाया ना कल ऐसा, उस चार्ट के आगे से लिखना साइटोक्रोम B6 व साइटोक्रोम एफ के मध्य, साइटोक्रोम B6 व साइटोक्रोम एफ के मध्य। किसी को याद नहीं होना तो लिख लेना CYT का मतलब होता है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम एफ और साइटो, ये वर्णक है, वर्णक तंत्र है ये, है ना? ये भी साइटोक्रोम एफ के मध्य एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। संश्लेषण को एडीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है। एडीपी से एटीपी का संश्लेषण होता है। फिर लिखना आगे, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में एटीपी संश्लेषण करने के बाद, इस अभिक्रिया में एटीपी संश्लेषण करने के बाद, इस अभिक्रिया में एटीपी संश्लेषण करने के बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पुनः P700 के पास लौट आता है। इस अभिक्रिया में एटीपी संश्लेषण करने के बाद इलेक्ट्रॉन पुनः P700 के पास लौट आता है। इस अभिक्रिया में एटीपी संश्लेषण करने के बाद इलेक्ट्रॉन पुनः P700 के पास लौट आता है। P700 के पास लौट आता है। इसलिए इसे, इसलिए इसे, इसलिए इसे चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। इसलिए इसे चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। इसलिए इसे चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए ये डायग्राम बनाओ आप जल्दी से। वो तो अपन ने समझने के सीखने के लिए बनाया था, लेकिन अब ऐसे बनाइए, एग्जाम में ऐसे बनाना है। वो तो समझने के लिए था, आपने बना लिया, कोई बात नहीं। ये इस तरह से बनाइए, ऐसे पूछा जाएगा। अब है मेन क्वेश्चन तो। मैंने आपको प्रकाश तंत्र फर्स्ट में सेकंड में नहीं बनवाया था, ये पूरा नहीं बनाया आपने, ऐसे नहीं बनाया साइक्लिक, केवल ऐसे बनवाया। बनाते ही यस बोल देना मुझे।
बन गया भाई सबके, 4 जनों के बना भी दो। इलेक्ट्रॉन पे सभी माइनस लगा लेना, कहीं नहीं लग रहा हो तो सब जगह माइनस लगा लेना। इलेक्ट्रॉन जहाँ भी है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन है सब जगह माइनस लगा लेना। चलो हो गया, 6 हो गए। यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। एटीपी का निर्माण होता है साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम 8 के मध्य। ये इस जगह पे इनका होता है। बहुत सारे वर्णक तंत्र हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन, ये सब किस में होते हैं? ये सब पर्णहरित के अंदर। ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब ग्रेना में हो रहा है। किसमें हो रहा है? ग्रेना में। ये और ग्रेना की झिल्ली में हो रहा है। यहाँ पीएस फर्स्ट मौजूद है, यहाँ पीएस सेकंड मौजूद है। इस तरीके से, ठीक है ना। ये केवल याद रखना, ये जो भाग है प्रकाश तंत्र फर्स्ट है ना इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो बन गया सबके? चलिए, ये था आपका कौन सा? चक्रीय फास्फोरिलीकरण। अब हम पढ़ेंगे जिसका नाम है अचक्रीय। तो हेडिंग डालिए अगली, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। ध्यान देना, यहाँ NADPH2 नहीं बनता है। याद रखना, इस जगह आपको कहीं पर भी NADPH2 नजर नहीं आ रहा है। NADPH2 नजर नहीं आ रहा है। ध्यान देना, यहाँ पर P7 तो काम कर रहा है, अर्थात यहाँ पे इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, यहाँ ऊर्जा कम होगी। अर्थात ऊर्जा कम होगी तो कम बनेगा, सिर्फ ATP बनेगा। वहां 680 वाले में ऊर्जा ज्यादा होगी, वहां पर ऊर्जा ज्यादा होगी तो वहां ज्यादा ATP बनेगा। ज्यादा ATP का मतलब वह NADPH2 भी बनेगा, और एक NADPH2 बराबर होता है 3 ATP। इस तरह से याद रखेंगे। अब आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने कल पढ़ा दिया आपको, है ना। ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि जो आपने प्रकाश तंत्र सेकंड पढ़ा है, प्रकाश तंत्र सेकंड में क्या होता है? दोनों ही काम करते हैं, ठीक है। तो आपकी हेडिंग है अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। अचक्रीय फास्फोरिलीकरण।
देखो वही प्रोसेस होगी कल वाली वो दोबारा से, कल जो प्रोसेस हुई थी वही प्रोसेस दोबारा होगी। क्या होगा कि ये हमारी एनर्जी है, देखना इधर, ये हमारी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन हमारा इस जगह पे है, यानी हमारे पर्णहरित जो है, इस पर्णहरित ने क्या कर लिया बेटा, फोटोन का अवशोषण किया। किसका अवशोषण किया? फोटोन का। कौन से फोटोन का किया है? कौन से फोटोन का किया है? ये तंत्र है हमारा पी, प्रकाश तंत्र पीएस सेकंड। कौन सा ये? पीएस सेकंड। पीएस सेकंड सबसे पहले ध्यान देना, पीएस सेकंड का मतलब होता है कौन सी तरंगे? पी 680। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपने प्रकाश तंत्र पढ़ा था, तो इसके सहायक वर्णक कौन से होंगे? पी 600 दे लो, पी 600, पी 600 के बाद पी 610, 620, 630, 640, 650, 660 और ये लास्ट में 670 और अंत में फोटोन किसके पास आएंगे? 680 के पास। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पी 680 के पास, सॉरी फोटोन पी 680 के पास आते हैं, ये जो पर्णहरित है ये उत्तेजित हो जाता है, ठीक है ना। कि जैसे ये उत्तेजित हुआ, इसने बेटा क्या निकाल दिए? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर रहा है? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही है, उसका नाम है PHEO, उसका नाम है थियोफाइटिन। तो याद रखना, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो होता है थियोफाइटिन, और चक्रीय फास्फोरिलीकरण में जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो होता है कौन? FeS या फिर आयरन सल्फर प्रोटीन। ये याद रखना आप इसको, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? फेरिडोक्सिन के, सॉरी थियोफाइटिन के पास पहुंच गया। लेकिन बेटा मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो हमारा पर्णहरित है ना, ये क्या हो जाता है? अत्यधिक ऊर्जा युक्त हो जाता है, अर्थात ये कहता है कि मेरा तो इलेक्ट्रॉन चला गया, मेरा तो इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसे करता है, रोता रहता है ये, और रो रो के अपना ये कहता है किसी से कि अब क्या करे, मेरा इलेक्ट्रॉन क्या है। अब यहाँ पे ये जो है, ये पर्णहरित, यहाँ पर ये अपनी एनर्जी से, ये यहाँ पे जल जो होता है ना, ये पर्णहरित, थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं इसको, ये पीएस, दोबारा से पीएस सेकंड, यानी ये 680, ये यहाँ पे क्या करता है? ये हमारे H2O, इसने कहा कि ठीक है बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा काम करना है, अब इसको पानी की प्यास लगती है, पानी पीता है, पानी को तोड़ देता है, यानी ये पर्णहरित पानी को तोड़ता है। वो पहले मैंने बताया, यहाँ पर 1/2 तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगी, +2 निकल जाएंगे वापस प्रोटॉन, और +2 निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, इसके इलेक्ट्रॉन निकल लिए, भाई जाओ थियोफाइटिन ले जाओ इलेक्ट्रॉनों को, इसने ले लिए, ये बेचारा परेशान, मेरे इलेक्ट्रॉन चले गए। ये करता है जल का इस प्रकाशिक अपघटन, क्योंकि इसके पास एनर्जी है, इसके इलेक्ट्रॉन निकल लिए, इसने जल का प्रकाशिक अपघटन कर दिया। तो जल का प्रकाशिक अपघटन करने से इसको मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन वापस इसकी पूर्ति करते रहते हैं। बात समझ रहे हो? अब यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं थियोफाइटिन के पास, थियोफाइटिन के बाद इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास? PQ के पास, प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए। कल भी बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए? प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन चले गए वही वापस साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6, किसके पास जाएंगे? साइटोक्रोम B6 के पास, है ना, इलेक्ट्रॉन गमन हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का। फिर साइटोक्रोम B6 से किसके पास चले जाएंगे? याद रखना, साइटोक्रोम F के पास। साइटोक्रोम F से किसके पास जाएंगे? प्लास्टोसाइनिन के पास। वही प्रोसेस कल वाली बेटा, वही आपने जो कल पढ़ा था प्रकाश तंत्र सेकंड। इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है, एनर्जी देखो आप बेटा, एनर्जी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है दूसरे ग्राह में जा रहा है, इसकी एनर्जी डाउन होती जा रही है, इसकी एनर्जी कम होती जा रही है, फाइनली इसकी एनर्जी बहुत कम हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है?
ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, मैंने थोड़ा इधर बना दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है हमारे पास प्रकाश तंत्र फर्स्ट के द्वारा। ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है पीएस फर्स्ट के द्वारा, क्योंकि आपको पता है ना पीएस फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा था। वैसे पीएस फर्स्ट में क्या हो गया, ये दूसरा वर्णक तंत्र हो गया हमारे पास। एक साथ दो वर्णक तंत्र काम करते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, अब ये रखेगा थोड़ी इनको ज्यादा। P700 तो क्या है, P700 सॉरी हाँ ये P700 वाला है, ठीक है ना। P700 वाले के पास ऊर्जा कम थी, फिर इसके पास अत्यधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन ऊर्जा थोड़ी कम है, अब इसने इसको ग्रहण कर लिया। ये कम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन, कम ऊर्जा के प्रोटॉन ग्रहण करता है। इसके पास पहुंच गया ये इलेक्ट्रॉन, अब इसने भी नहीं रखा, ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचा रहा है, इसने कहा भाई मैं नहीं रख रहा इसको, इसने भी दो इलेक्ट्रॉन निकाल के कहाँ भेज दिए, इसने कहा कि भाई ठीक है मैं नहीं रख रहा, मैं दे देता हूँ किसको, एफईएस को दे देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने इधर वाला, किसको दिया था, एफईएस को दिया। एफईएस के बाद किसको देता है वापस, थोड़ा सा चेंज आएगा, ये देता है फेरिडॉक्सिन को। इन इलेक्ट्रॉनों को किसको दे देता है, फेरिडॉक्सिन को दे देता है। अब फेरिडॉक्सिन आगे क्या करता है, जानना वही प्रोसेस शुरू होती है। फेरिडॉक्सिन से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन, ये फेरिडॉक्सिन से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन किससे जाके मिल जाते हैं, NADP प्लस से। किससे मिल जाते हैं, NADP प्लस से मिल जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन NADP प्लस से मिल जाते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, इससे यहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट होगी। इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं तो रखना है ना, कि ये घूमता ही रहेगा बेचारा, इसको रख लिया और बना दिया NADPH2। अब NADPH2 कैसे बनेगा बेटा, यहां से ध्यान देना, इधर से जाएगा कौन, इधर से जाएगा कौन, H जाएगा, इधर से कौन जाएगा, H जाएंगे, ये दोनों H जाएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, एक NADPH2 बनाने के लिए आपको कम से कम दो H चाहिए, और दोनों H मिलते हैं कहाँ से, जल के प्रकाशिक अपघटन से, है ना। किससे मिलते हैं, जल के प्रकाशिक अपघटन से। और याद रखो ये काम कब हो रहा है बेटा, अरे ये काम हो रहा है उजाले में, ये काम कहाँ हो रहा है, उजाले में। अब आप देखो कि ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, इसको देखोगे तो ये कैसा दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे NADPH2 बन गया था, लेकिन अब आपने देखा कि यहाँ तो हम भूल गए, यहाँ तो हम साइटोक्रोम B6Na और F है, इनके मध्य भी ADP से क्या बन जाएगा, ADP से बनेगा हमारे पास ATP। तो देखना एक तो बनता है ATP और एक बनता है NADPH2, इसमें होती है एक ATP, और इसके अंदर ये किसके बराबर होता है, 3 ATP के बराबर होता है ये अकेला ही। तो कुल मिला के हमको इतना सा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। अगर नीट के बारे में बात करो तो वहां ये पूछ सकता है आपसे कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट में, याद रखना, चक्रीय फास्फोरिलीकरण में NADPH2 क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनता है ये बताइए। मैंने कल लिखाया था आपको कि जो ये दोनों भी क्रियाएं होती है, प्रकाश तंत्र जो है, मैं एक बार बताया, देखो आप स्ट्रक्चर देखना, ये हमारा ग्रेना, ये हमारा ग्रेना देखिए, और ये है हमारा ग्रेनम क्या, थाइलेकोइड। बात समझना, ये हमेशा बाहर बाहर होता है, चक्रीय जो होता है वो बाहर बाहर होता है। पीएस फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, पीएस फर्स्ट यानी चक्रीय, इधर भी पीएस फर्स्ट। लेकिन जो जो प्रकाश तंत्र सेकंड जो होता है ना, सेकंड ये वाला 680 वाला, ये इस ग्रेना की आंतरिक सतह पे होता है, अभ्यक्ष यानी इंटरनल साइड पे होता है ये पीएस सेकंड। पीएस सेकंड कहाँ होगा, अंदर वाली जगह पे, अर्थात थाइलेकोइड की बंद सतह पर, थाइलेकोइड की बंद सतह पर होता है पीएस सेकंड। और वहां पर क्या होता है, वहां पर एक एंजाइम भी रहता है जिसका नाम क्या है, NADP रिडक्टेज। वहां पर एक एंजाइम होता है बेटा NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, NADPH2 का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। लेकिन चक्रीय में ऐसा नहीं होता,
क्योंकि वहां पर NADP रिडक्टेज एंजाइम काम नहीं करता है, रिडक्शन करने वाला, रिडक्शन। अब ये बन जाएगा बहुत ही पावरफुल, बहुत बड़ी अपचायक शक्ति। तो ये ATP और ये NADPH2 ये मिलकर के किसका ऑक्सीडेशन, किसका अपचयन करेंगे, आगे जाके CO2 का करेंगे बेटा। तो ये जेड स्कीम है। आप देखो कैसा दिख रहा है आपको, न्यू चला, न्यू आया, ऐसे चला, तो ये क्या बन गया, जेड बन गया ना। ये एन मत समझना, इसको उल्टा करके देखो, जेड होता है। क्या होता है, जेड स्कीम। तो ये जेड स्कीम इस प्रकार से होती है। अब आपको टाइम तो लगेगा वैसे बनाने का, तो आप इसको बनाइए फटाफट, ऐसा कैसा बना लीजिए। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या ये मत लिखना अभी, ये यहाँ पे होता है, यहाँ लिखना था, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि टाइम लगेगा बेटा बहुत सारा बनाने में। आप जगह भी छोड़ना अपनी बुक में इतना सारा बनाने की। एरो का ध्यान रखना, एरो ऐसे लगी हुई है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सभी, मेरे टाइम लगेगा बहुत सारा। ये एन मत बनाना बीच में। सब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, किसी की सुविधा नहीं है कि स्क्रीनशॉट की। ले लिया भाई सबने। वैसे कल भी मैं बार बार इसको बता चुका हूँ आपको कई बार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम के लिए आप जगह भी छोड़, देखो अगर आप बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ये फोटोसिंथेसिस वगैरह। आपको कई बच्चों को तो ये समझ में आ जाते हैं, लेकिन कई बच्चों को कॉलेज तक चले जाने तक भी समझ नहीं आते, क्योंकि एक बार अगर समझ में आ गया ना तो ये कभी नहीं भूलोगे आप। बहुत सिंपल सा चक्र है, बस ये याद रखना है, ये क्रम, प्लास्टोक्विनोन, पीपीसीसी कुछ ऐसे याद रख लेना, है ना। बस ये याद रखना जरूरी है बस, और बिल्कुल आसान हो जाएगा फिर से। तो अब लिखना, अब आप इसमें अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में लिखना है आपको, ठीक है। अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में लिखना है, लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, लिखिए। देखो अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में प्रकाश तंत्र फर्स्ट, शॉर्ट में लिखना पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड। अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में प्रकाश तंत्र फर्स्ट व प्रकाश तंत्र सेकंड दोनों भाग लेते हैं। अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में प्रकाश तंत्र फर्स्ट व प्रकाश तंत्र सेकंड दोनों भाग लेते हैं। प्रकाश तंत्र फर्स्ट व प्रकाश तंत्र सेकंड दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। प्रकाश तंत्र दोनों भाग लेते हैं। लिखना आगे, प्रकाश तंत्र सेकंड, प्रकाश तंत्र सेकंड हरित लवक के, प्रकाश तंत्र सेकंड हरित लवक के ग्रेना पटलिकाओं में पाया जाता है। प्रकाश तंत्र सेकंड हरित लवक के ग्रेना पटलिकाओं में पाया जाता है। ग्रेना पटलिकाओं में पाया जाता है, या ग्रेना थाइलेकोइड भी बोल सकते हो, ग्रेना पटलिकाओं में पाया जाता है।
ठीक है, ये होगी बात, ग्रेना पटलिकाओं में पाया जाता है। अब वही बात करते हैं दोबारा से। यहाँ पर क्या होता है कि जो P680 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या वापस आ रहा है किसके पास? नहीं आ रहा है, इसका थोड़ी इलेक्ट्रॉन इससे निकला है ना, ये वाला, ये इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ी, इसका इलेक्ट्रॉन तो ये है, ये निकल के कहाँ चला गया? NADPH2 बना दिया। क्या वापस आया? सुबह का बोला शाम को घर आया? नहीं आया। तो नहीं आया तो क्या हो गया? अचक्रिय हो गया। तो इसमें लिखना आगे, लिखो इस प्रक्रम में P680, इस प्रक्रम में P680 से निकला इलेक्ट्रॉन, इस प्रक्रम में P680 से निकला इलेक्ट्रॉन, P680 से निकला इलेक्ट्रॉन वापस P680 के पास नहीं आता। P680 से निकला इलेक्ट्रॉन वापस P680 के पास नहीं आता। वह NADPH2 बनाने में, वह NADPH2 बनाने में काम आ जाता है, वह NADPH2 बनाने में काम आ जाता है। अच्छा, कहां से रिपीट करना था? मैं तो लिखाता हूँ, मैं तो भूल जाता हूँ लिखा कौन सी देखा? एक आध लड़का बोलो लाइन को, कोई कौन सी लाइन थी आपकी? ये दोनों में संपन्न होता है, ठीक है ना। प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड, दोनों भाग लेते हैं। इसके बाद मैंने लिखाया, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है ना, त्रिलोक आवाज नहीं आ रही है। ठीक है ना। अरे आवाज नहीं आ रही, त्रिलोक आवाज मैं लिखा दूंगा टेंस में, बाद में बोल दूंगा, ठीक है ना, बाद में बोल दूंगा आपको, टेंस में कॉपी से कर देंगे, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस नहीं आता है ना। P680 से निकला इलेक्ट्रॉन वापस P680 के पास नहीं आता, वह NADPH2 बनाने में काम आ जाता है। इसलिए इसे इसलिए इसे इसलिए इसे अचक्रीय फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। इसलिए इसे अचक्रीय फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। इसलिए इसे अचक्रीय फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे गमन करते हैं, ठीक है ना, लिखना आगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन का यहां पर इलेक्ट्रॉन का पथ यहां पर इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय होता है, जो इस प्रकार से है, जो इस प्रकार से है। इलेक्ट्रॉन का पथ रेखीय होता है जो इस प्रकार से है। मैं लिखता हूं, मेरे साथ साथ लिखना। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा भाई? थियोफाइटिन, लिखना है मेरे साथ। पथ रेखीय होता है जिस प्रकार है, थियोफाइटिन। थियोफाइटिन थियोफाइटिन के बाद किसके पास गया? प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन, इनके नाम भी लिखो मेरे साथ साथ। थियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन के बाद कहां चला गया? साइटोक्रोम। साइटोक्रोम साइटोक्रोम B6। फिर लिखो साइटोक्रोम साइटोक्रोम F, उधर लिख लेना साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम F से
पीसी प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से कहाँ गया, प्लास्टोसाइनिन से गया इसके पास P700 के पास, P700 के पास कहाँ गया, आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर गया किसके पास, फेरोडॉक्सिन के पास, कहा गया, फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन के बाद कहा गया, NADP प्लस के पास, है ना, कहा गया NADP प्लस के पास, और NADP प्लस से क्या बन गया आपके आगे जाकर के, ठीक है, बस यहां तक लिखिए, ऐसा कैसा लिख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन का पथ ये है भाई, थियोफाइटिन के पास से प्लास्टोक्विनोन, शॉर्ट ई फॉर्म यहाँ है ऊपर, इनकी शॉर्ट नेम इधर है, मैंने पूरे नाम नीचे लिख दिए, तो इस प्रकार से है भी इलेक्ट्रॉन का पथ, थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम प्लास्टोसाइनिन, P700, आयरन सल्फर प्रोटीन, और ये एफ इधर मत लिखना बेटा गलती से, आप इधर लिख दो एफ, यहाँ पर ये साइटोक्रोम F, थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैंने इधर लिख दिया, लिखो जल्दी इसको। फटाफट सब यस कर दो जल्दी से। हो गया भाई, ठीक है। तो बेटा ये चक्र आप देखो कैसे भी इसको पूरे को आप इससे याद करके बना सकते हो, पर ये जेड स्कीम कहलाता है, इसको एक और नाम दे देते हैं अपन जेड स्कीम, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का पद ऐसा हो जाता है कि जैसे जेड स्कीम, जेड के जैसा, इसको एन स्कीम, एन कैसे लिखते हैं, शायद कैसे लिखते हैं मैं तो भूल जाता हूँ कभी कभी, एन ऐसे होता है, हाँ ऐसे होता है ना, ऐसे होता है एन, हाँ, और एक एन ऐसे भी लिखते हैं बहुत से लोग शायद कुछ इस तरह से, है ना, ऐसे भी एन लिख देते हैं। एन पथ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, एन पथ अच्छा नहीं लगता, एन से नोट बनता है, नकारात्मकता आ जाती है, जेड से जेबरा बनता है, बहुत लंबा चौड़ा काम है,
इसलिए जे फॉर जेबड़ा लिया, जेड स्कीम कहते हैं, है ना, कहने वाले वैज्ञानिक की। तो आगे इसके बाद एक लाइन लिखना नीचे आप, ये नहीं मिटाऊंगा अभी मैं क्योंकि मैं बोल के लिखा हुआ है ना, ये नीचे लिखना आप इसके बाद, क्योंकि ये काम आएगा अभी थोड़ी देर। यहाँ लिखना आप इलेक्ट्रॉन का पथ, इलेक्ट्रॉन का पथ विभिन्न ग्राहियों में, इलेक्ट्रॉन का पथ विभिन्न ग्राहियों में, इलेक्ट्रॉन का पथ विभिन्न ग्राहियों में जेड के जैसा नजर आता है। इलेक्ट्रॉन का पथ विभिन्न ग्राहियों में जेड के जैसा नजर आता है, जेड के जैसा नजर आता है, जेड के जैसा नजर आता है। इसलिए इसे, इसलिए इसे जेड स्कीम भी कहते हैं, जेड स्कीम, लिखना नाम इसका जेड स्कीम। बेटा एनसीईआरटी में बोला गया, आपकी बुक में नहीं बोला गया, शायद कहीं बोला हुआ, मुझे देखा नहीं ध्यान से। हाँ लिख रखा है, लिख रखा है जेड स्कीम, है ना। इसे क्या कहते हैं, जेड स्कीम कहते हैं, इसलिए इसे जेड स्कीम भी कहते हैं या कहा जाता है। अब बात करते हैं हमने ये क्यों पढ़ा, हमने पढ़ा ये क्यों हुआ, ये एनर्जी के लिए हुआ। ये एनर्जी लाए थे ना, इसको एनर्जी को समेट लेंगे, एनर्जी को समेट के एटीपी बनाएंगे। बेटा आप ही बार बार नहीं बस ये सोच रहे होंगे कि एटीपी बन रहा है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का एटीपी कैसे बनता है इसके ऊपर भी आएगा। इसको भी मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, उसको बोलते हैं रसोपराशकरणीय सिद्धांत को जैसे देखा है, कीमोओस्मोटिक थ्योरी, एक थ्योरी आपके पीछे पीछे लास्ट में, इस पार्ट में नहीं है, 10वें पार्ट में है, कीमोओस्मोटिक थ्योरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एटीपी कैसे बनता है इसके बारे में है ना। तो अब हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं। देखो देखिए लिखना है इसके बाद, इसके बाद लिखना आप अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में साइटोक्रोम B6 व साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B6 व साइटोक्रोम F के मध्य, साइटोक्रोम B6 व साइटोक्रोम F के मध्य एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी एक, एटीपी एक स्वांगीकारी शक्ति है, एटीपी एक, एटीपी एक स्वांगीकारी शक्ति है, एटीपी एक स्वांगीकारी शक्ति है, स्वांगीकारी शक्ति है, ठीक है ना। एटीपी एक स्वांगीकारी शक्ति है। एटीपी स्वांगीकारी शक्ति का मतलब क्या हुआ, एटीपी का स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, स्वांगीकरण का मतलब होता है पदार्थों को तोड़ना, विखंडित करना, तोड़ करके क्या बनाना, एनर्जी बनाना, ये स्वांगीकरण करती है। स्वांगीकरण होता है हम जो खाना खाते हैं, जो भोजन बनता है, ग्लूकोज वगैरह, उसके विखंडन में ये काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वांगीकारी शक्ति, ये स्वांगीकरण कर देती है ना, तो इसलिए इसको स्वांगीकारी शक्ति बोला गया। अगला लिखना, अगली लाइन में, अगली लाइन में लिखना, इस प्रक्रम में, इस प्रक्रम में एक NADPH2 का भी निर्माण होता है, इस प्रक्रम में एक NADPH2 का भी निर्माण होता है, इस प्रक्रम में एक NADPH2 का निर्माण भी होता है, इस प्रक्रम में एक NADPH2 का निर्माण भी होता है, ठीक है, जो एक प्रकार की, जो एक प्रकार की अपचायक शक्ति है, जो एक प्रकार की अपचायक शक्ति है, जो एक प्रकार की अपचायक शक्ति है, जो एक प्रकार की क्या है,
अपचायक शक्ति है। ठीक है, जो एक प्रकार की क्या है, अपचायक शक्ति है। ठीक है, एटीपी क्या है, एक स्वांगी कार्य शक्ति है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। स्कूल जाना है ना आपको, तो 10:30 का टाइम है स्कूल में, तो 10:30 का टाइम है ना, थोड़ा सा बच रहा है, ज्यादा नहीं, इसमें थोड़ा सा बच रहा है, केवल 2 लाइन और बच रही है। ठीक है ना, आगे लिखना, इस प्रक्रम में, अगली लाइन में लिखना, इस प्रक्रम में, इस प्रक्रम में जल के प्रकाशिक अपघटन से, इस प्रक्रम में जल के प्रकाशिक अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस प्रक्रम में जल के प्रकाशिक अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस प्रक्रम में जल के प्रकाशिक अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त होती है तथा तथा अपघटन से मुक्त हुए, तथा अपघटन से मुक्त हुए, अपघटन से मुक्त हुए आयनिक हाइड्रोजन का उपयोग, मुक्त हुए या हुई लिख लो, हुई, मुक्त हुई तथा अपघटन से मुक्त हुई आयनिक हाइड्रोजन का उपयोग NADPH2 के निर्माण में हो जाता है। NADPH2 के निर्माण में हो जाता है। NADPH2 के निर्माण में हो जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, वो भी लिख लो। तथा इलेक्ट्रॉनों का उपयोग, तथा इलेक्ट्रॉनों का उपयोग, तथा इलेक्ट्रॉनों का उपयोग, यहां पे देखना, तथा इलेक्ट्रॉनों का उपयोग वापस, इलेक्ट्रॉनों का उपयोग वापस पर्णहरित, पर्णहरित को सामान्य स्थिति में, पर्णहरित को सामान्य स्थिति तथा इलेक्ट्रॉनों का उपयोग पर्णहरित को सामान्य स्थिति में लाने में किया जाता है। सामान्य स्थिति में लाने में किया जाता है। देखिए, कोई भी चीज वेस्टेज नहीं, मैंने आपको हर चीज बता दी है। ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या करेगी, आगे जाके हम क्या करेंगे, शोषण करेंगे, वहां काम आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ काम आएगी, इसकी पूर्ति को करने में काम आ जाएंगे। एच कहाँ काम आएगा, NADPH2 बनाने में काम आएगा। और इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है उधर से। अब NADPH2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, NADPH2 को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इस पथ से घूमते घूमते आगे, हर चीज का काम हो रहा है, हर एक व्यक्ति का यहाँ पे काम हो रहा है। तो ये थी आपकी जेड स्कीम, ठीक है ना। इसके बाद में आपको विद्यालय जाना है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आपका चक्रीय आधा, जो मैंने सबसे फर्स्ट में आपको एक डायग्राम बनवाया था, वो आधा पूरा हुआ है, अब पूरा अब करेंगे नेक्स्ट।
हाँ बोलो। यार आवाज कैसे नहीं आ रही है तुम्हारी? आवाज कैसे नहीं आ रही तुम्हारी यार?